गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अपनी वीडियो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। एवरीवन प्लीज। गुड। Someone is connecting. Aman. Okay. Yeah, good morning Ritu. Very good morning beta. Let's start. See, this is the class of law subject, right? As it is told you by your sir, this class will be conducted by me, Dr. Amita Rathi. I will teach you this subject, law. Okay. Before going into the detail of subject, and in this subject, what we will cover, that is Contract Act, Sale of Goods Act, and Partnership Act. These three acts we will go through, right? Only these three acts we have. Okay, ये तीन एक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम गो थ्रू करेंगे पूरा, एंड सेकेंड इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, एंड द थर्ड इज पार्टनरशिप एक्ट 1930। These three acts we will cover. इसी को हम बोलते हैं बिजनेस लॉ। ठीक है, इन तीनों एक्ट को मिला के क्या बनता है? बिजनेस लॉ बनता है, एज पर सीए फाउंडेशन सिलेबस, राइट? तो इससे पहले कि हम बाकी के सेक्शन गो थ्रू करें, बाकी के कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करें, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। लॉ है क्या? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी इस लॉ की हमें, क्यों पढ़े हम इसे? ऐसी कौन सी चीज है कि जो हम इसके बिना नहीं कर सकते? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर डेली लाइफ, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ इन आवर सिस्टम, कि जिसको गवर्नमेंट को चलाना होता है, किसके थ्रू वो ऐसा वो करती है कि उसे सारा सिस्टम बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड करना होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज लॉ, राइट? तो लॉ है क्या सबसे पहले? एनीवन कैन टेल मी कि व्हाट इज लॉ? कोई बता सकता है बच्चों? रितु, सभी ने, रितु, ओजस्विनी, महक, अमान अली, रितिका, कुछ भी बताओ, एज पर योर ओपिनियन, क्योंकि हम तो सुनते ही आ रहे हैं ना। व्हाट इज लॉ? लॉ है क्या? so many times we have revised or we speak this term. रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय लॉ। नो बेटा, आप गूगल को सर्च करके नहीं बताएंगे, अप्लाई योर माइंड। ठीक है, ओके, नो इश्यू, आई विल टेल यू। मुझे पता है आप लोगों ने मैम सर्च नहीं करा। क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द सिस्टम एंड गवर्नमेंट से लिखा होगा वहां पे। खैर छोड़ो, अभी सब चीजें भूल जाओ, फोकस ऑन योर क्लास। ठीक है, व्हाट इज लॉ? देखो, सी, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है पूरा जो खाता पीता है, शुरू से हिस्ट्री बता रही हूँ आपको, ओरिजिन ऑफ लॉ। ठीक है, पहले हमें किसी लॉ की जरूरत नहीं थी, लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, अपने राइट्स को भूल जाते थे। ठीक है, ड्यूटीज जब हमें याद रहती हैं ज्यादा, फर्ज अपने याद रहते हैं ज्यादा, तो हमें अपने अधिकारों की बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह राइट हमें अपने आप अवेल हो जाते हैं, अपने आप वो अधिकार हमें मिलते हैं। और इंडिया तो एक था ही ड्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पे हर बात के लिए हर कोई अपनी ड्यूटी समझता था दूसरों के लिए। इवन यहाँ तक भी हम अपनी ड्यूटी समझते थे कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती माता बोलते हैं ना, तो ये जो है, इसका भी हम कर्जदार हैं, इसके लिए भी हमारे फर्ज हैं। तो हम भूमि पूजन भी करते हैं, राइट? हम मकान में जाते हैं, वो तो बेजान चीज है, हम उस मकान के लिए भी सोचते हैं ये हमें रखेगा, ये हम इसमें रहेंगे, इस बाउंड्री में रहेंगे, हम उसके लिए भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इंडिया नदी, तालाब,
पानी, किस चीज के लिए इंडिया ड्यूटीफुल नहीं था? एनिमल्स। ड्यूटी हमें याद है तो हमें राइट्स की जरूरत नहीं पड़ती बताने की किसी को। एक बाप को अपनी ड्यूटी याद है, मुझे बच्चों को ब्रॉटअप करना है, एजुकेशन देनी है। बेटा अपनी सॉरी फादर अपनी ड्यूटी को याद रखता है, रिमेम्बर रखता है। और बेटा फिर जब बड़ा हो जाता है, वही बाप जब ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो बेटे को अपनी ड्यूटी याद रखती रहती थी। वो क्या रहती थी कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर। इनकी मेडिकल जितनी भी चीजें हैं, मेडिकल जरूरतें हैं, इनकी जितनी भी रूटीन लाइफ की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, और उससे भी बढ़ करके बियॉन्ड दैट, ठीक है, उनको सेवा दी जाती थी, उनकी पूरी मन से सेवा करते थे। तो वो ड्यूटी थी। आज क्या है? बाप कहेगा पढ़ाया लिखाया तुमने, पैसा दिया है। बेटा कहेगा मेरा भी तो राइट है इस प्रॉपर्टी में, मुझे मेरा राइट चाहिए। तो ये राइट की बात कहां से आई? व्हेन इंडिया वाज अ वेरी ड्यूटीफुल कंट्री। जब हर किसी को अपनी ड्यूटी याद थी, फिर राइट्स की बात कहां से याद आ गई? क्योंकि झगड़े ही नहीं थे। पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी याद है, बच्चों को अपनी ड्यूटी याद है। पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है। आज सब भूल गए हैं। जब जब बेटा बाप की इज्जत नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता, खाने पीने को नहीं पूछता, क्या करेंगे फिर? ऐसा वो कौन सा, चलो ये भी चीज छोड़िए। सोसाइटी हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड है, दो क्लासेस में डिवाइड है। एक तो पूरा पावरफुल सेक्शन जो होता है, एक थोड़ा वीकर सेक्शन जो होता है, जिसको हमने कैटेगराइज करके नाम दिया था SC ST का। ठीक है, आज भी चीजें चली आ रही हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब होता क्या है, ये जो कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी, एक को गुस्सा आया, जो पावरफुल सेक्शन था, वो तो वीकर की जान ले लेगा। वो तो जो कमजोर है उसे अपनी पूरी बाजुओं की ताकत दिखाएगा, वो तो मार डालेगा उसको। ऐसी कौन सी चीज है कि उसकी ताकत रोकी जाए कि नहीं भाई तेरे से भी ऊपर कुछ है? उसमें फियर क्रिएट किया जाए, उसमें डर की भावना को पैदा किया जाए। वरना क्या करेगा वो? जिस दिन गुस्सा आया, उसी दिन जो इकोनॉमिकली वीक है, जो सोशली भी वीक है, और जो बिल्कुल फिजिकली भी वीक है, तो जो ताकतवर है वो तो जब चाहेगा उसको उड़ा देगा, तभी भी शूट कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो व्हाट इज अबाउट ऑल, क्या है सबसे ऊपर जो उसकी ताकत को कंट्रोल करेगा, जो उसकी पावर को कंट्रोल करेगा कि देख, अगर तू ऐसी हरकत करेगा, वी आर अबव यू, हम तुम्हें देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमारे पास भी कुछ ऐसा कि तुम्हारे इस कंडक्ट को रेगुलेट किया जाए। तो टू क्रिएट सेंस ऑफ फियर अमंग पीपल, लॉ इज क्रिएटेड। और आपको एक बात बता दूं, आपने एक सीरियल भी देखा होगा, कानून। कानून एक सीरियल आता था जिसका एक टाइटल सॉन्ग था। वो टाइटल सॉन्ग क्या था? कानून को दिया है जन्म जुर्म खता ने, ये फूल खिलाया है इसी गर्म हवा ने। तो ये जो लॉ है ना, ये जब जुर्म करेंगे, जब खता करेगा कोई, जब अपनी ड्यूटी भूल करके बाप को उसी की प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगने चलेगा बेटा, जब पेरेंट्स बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे, ना उसे एजुकेशन देंगे, ना उसका ब्रोटअप अच्छे से करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ी थी लॉ की। तब हमने राइट की डिमांड की। कहाँ जाए हम? हमारा भी तो राइट है इस प्रॉपर्टी में, हम खाना कहाँ से खाएंगे? हमें भी तो कुछ चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रही हूँ बस, समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम। यस, ओके, ठीक है। तो हमें भी तो जरूरत है उस चीज की। तो बच्चों, एक राइट बनाया। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी उस चीज के लिए। आज जो राइट टू एजुकेशन है, दैट इज राइट विद द चिल्ड्रन। और जो ड्यूटी है, दैट इज ड्यूटी विद द पेरेंट्स। रिटन में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 21A इस चीज को साफ साफ कहता है कि राइट टू एजुकेशन बच्चों का अधिकार है, उसे पेरेंट्स भी नहीं छीन सकते। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू गिव द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। आपको पता है, एक लॉ बना है कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो क्या ये ऑफेंस है? ऑफेंस है, ये क्राइम है। इसके लिए जब एक माँ अपनी ड्यूटी भूल जाती है कि उसे फीडिंग करानी है बच्चे को, वो क्या खाएगा? उसके लिए भी लॉ बनाना पड़ा हमें।
और वो लॉ आया था हमारा 2010 में। ठीक है, तो देखो सी द मेंटेलिटी, जितनी मेंटेलिटी सिख होती चली गई इतना ही लॉ की जरूरत पड़ती चली गई। अदरवाइज इंडिया में कोई लॉ जैसी चीज नहीं थी। लॉर्ड मैकाले सबसे पहले आए थे। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी इंडियन पेनल कोड की एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, और इंडियन पेनल कोड की जरूरत हमें, क्रिमिनल लॉ, यहाँ क्रिमिनल लॉ जैसी कोई चीज नहीं थी बेटा। क्रिमिनल लॉ की जो ओरिजिन था वो अंग्रेजों की देन है। आपको पता है इंडिया में बराबर का दर्जा दिया जाता था, जो फीमेल थी उनको पूरा पूरा। ठीक है, कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसे देवी बना के पूजा जाता। इवन जब कोई फैसले होते थे, आपने देखा होगा राजा रानी साथ बैठे रहते हैं किसी भी दरबार में, देखा होगा। व्हाट इज दैट? दैट इज ए स्टेटस, दैट इज पोजिशन, इक्वल पोजिशन गिवन टू विमेन बाय अवर सोसाइटी। बट व्हाट इज टुडे? हमें एक लॉ की जरूरत पड़ी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अलग से रखा गया, भाई लड़कियों का भी हिस्सा है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। 2005 में अमेंडमेंट आया, क्यों पड़ती है इनकी जरूरत? तो आप चीज को समझ जाइए, किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ हमें कहाँ बनाना होता है, जहां पे लोग अपनी ड्यूटी भूल चुके होते हैं और राइट्स की कोई वो नहीं होती। तो राइट्स को, उनको राइट्स अवेल कराने के लिए, उनका जो राइट्स है उनको सब देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए, किसी सब्जेक्ट मैटर पे टू फ्रेम सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वी नीड सम लॉज। ठीक है, हमें कुछ लॉ की जरूरत पड़ी थी कि हमें क्या करना है, हमें इस पे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना देना है जिसको कि फॉलो किया जाए। नाउ एक चीज और आती है कि क्या फॉलो किया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस में। नाउ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या बैकग्राउंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? क्यों हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? देखो, कोई भी एक्ट आप पढ़ोगे, वट एवर दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, that is sale of goods act, that is partnership act. First of all what you have to see, क्या देखेंगे आप सबसे पहले उसमें? सबसे पहले आप उसमें देखेंगे what is the purpose of this law, क्यों आया ये हमारे बीच और हम क्यों पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या होता था, सपोज ओजस्वी ने अमन को 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब हम जाते हैं पूरे उस प्राचीन काल में। ओजस्वी ने अमन को 10,000 रुपए दे दिए और कहा भाई इस दिन मंडे को लौटा देना, लौटाना। अब किसको चिंता होनी चाहिए, टेंशन किसकी होनी चाहिए उस पैसे की, अमन की या ओजस्विनी की? मेरी ओजस्वी ओजस्विनी की। ओजस्विनी की टेंशन होनी चाहिए। किसको लौटाना है वो? सब अमन को, मुझे अमन को। अमन को लौटाना है और टेंशन ओजस्विनी की होनी चाहिए, क्यों? ऐसे तो लेकिन मैम मेरे होंगे ना। नहीं बेटा, अगर अमन ड्यूटीफुल होगा और जिस दिन इसने वादा किया है उसी दिन ये उसे लौटाएगा, ये टेंशन अब अमन की है। समझ रहे हो? ड्यूटी, ड्यूटी किसकी बनती है यहाँ पे? टू अमन की। रिपे दैट अमाउंट विच आई बोरोड, जो मैंने लिया है वो किसकी ड्यूटी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझा रही हूँ इसके थ्रू आपको, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेना देना ही है, प्रोमिसेस का खेल ही है बस, कॉन्ट्रैक्ट और कुछ नहीं है, एग्रीमेंट्स का खेल है। यहीं से समझ आ जाएगा अगर ये कंसेप्ट समझ आए। किसकी ड्यूटी है वो पैसा लौटाना, अमन की या ओजस्विनी की? अमन की। फोन करो, डिस्कशन में लॉ आ गए आपसे। अगर लॉ को सीखना है ना तो डिस्कशन से आएगा, वो लिखने पढ़ने से नहीं आएगा। आपका पेन अपने आप चलेगा जब आपके दिमाग में चीजें भर जाएंगी ना, इनकलकेट हो जाएगी। यू विल learn yourself, you will pen down yourself all the things, all the concepts on your paper। ठीक है, आप सारी चीजें खुद पेन डाउन करेंगे। ओजस्वी ने अमन, प्राचीन काल की बात हो रही है, वहां का एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सपोज ओजस्वी और अमन पूरे उसमें थे, पहले उसमें थे, अपने पूरे प्राचीन काल में थे। तो ओजस्वी ने अमन को 10,000 रुपीज दे दिए। जब 10,000 रुपीज अमन को दे दिए तो इट इज द ड्यूटी ऑफ अमन। किसका फर्ज है उसको लौटाना? रितिका का या रितु का? ड्यूटी तो अमन की है ना। ये इट इज द ड्यूटी विच इज वेस्टेड विद द अमन। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज टेंशन किसे हो जाती है अगर पैसा दे दे देने वाले को, भाई पता नहीं देगा भी कि नहीं, होता है ना, पता नहीं भाई लौटाएगा भी नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
एग्रीमेंट बनाते हैं, एफिडेविट पे लिखवाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या इंतजाम करते हैं, बीच में गारंटर लेते हैं, क्योंकि टेंशन किसे है, अब वो अपनी ड्यूटी भूल गया, अगला कि इसके पैसे भी देने हैं। अब टेंशन देने वाले को है, एक तो क्या कर रहा है वो बेचारा, उसकी जरूरत में काम आ रहा है, दूसरा अगला क्या है, वो अपने फर्ज भूल के बैठ गया, तीसरा टेंशन भी हो गई, पता नहीं पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑफ पे, जिसको पे किया गया है, कि वो उसको क्या करेगा, रिपे करे उस अमाउंट को। लेकिन आज क्या हुआ है, आज तो ड्यूटी किसकी, राइट, हमें तो लेना पड़ रहा है। अब भाई हमारा पैसा था, दे दे, मंडे को भी नहीं आया, फिर ट्यूसडे, उस चीज के लिए ये झगड़ा हो गया जी, झगड़ा हो गया बहुत बड़ा। कहाँ जाए दोनों अब, कोई कोर्ट बनी है ना, कुछ भी नहीं था पहले तो, कहाँ जाएंगे, दोनों मंदिर में खड़े हो गए जाके, या मस्जिद में खड़े हो गए जाके, जहां भी उनका फेथ है, बिलीफ है, वहां जाके खड़े हो गए और कह रहे हैं भगवान के सामने चल कसम खा ले, मैंने तुझे 10,000 नहीं दिए थे क्या। वो कह रहा है ठीक है, अगर 10, हाँ दिए थे। अब वो क्या करेगा वहां पे खड़ा होकर के, वो कहेगा अगर मैंने नहीं दिए थे चलो मैं छोड़ दूंगा। ये तो थ्योरी होती है नेचुरल लॉ की, जिसको हम गॉड के रूल्स को फॉलो करते हैं ना, समटाइम्स वी फॉलो रूल्स ऑफ गॉड। ठीक है, लेकिन दीज आर द रूल्स विच आर मेड बाय गॉड, एंड these are the rules which are made by man for man, मैन से मैन के लिए जो बनाएगा, दैट इज अ पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट हमें बना के देता है, द एक्ट विच इज बिफोर अस, दैट इज रूल्स मेड बाय मैन फॉर मैन, एंड द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज लॉ। आप सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज लॉ। लॉ इज a set of rules क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोगों को। यस मैम। ओके ओके, फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज लॉ। जो हमारा अभी 10-15 मिनट डिस्कशन चला है, तो लॉ है क्या, लॉ, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर इसका है लॉ इज सेट ऑफ रूल्स which is to conduct human behavior। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर समझ आ गया है, जो बताया था ह्यूमन बिहेवियर, वाई वीकर सेक्शन और पावरफुल सेक्शन, टू कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी तलवार उठा ले, हथियार उठा ले, काट दे, मार दे, बट वी हैव लॉ विद अस नाउ, दिस इज द लॉ। देखो, सोसाइटी में फियर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, दैट इज विद अस। भाई नहीं, मैं इससे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्यों, क्यों नहीं मैं इसको हाथ लगा सकता, मैं तो जेल चला जाऊंगा तुरंत। आज डर है ना लोगों को, आज यही तो डर है, तो ये डर किसने क्रिएट किया है, लॉ ने, है ना। चलिए, अब हम नाउ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू एनी एक्ट, कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका पर्पस देखिए, क्यों पार्लियामेंट ने इसको हमारे लिए बनाया है, व्हाई इट इज बिफोर अस, ये हमारे पास, ये हमारे हमारे हम क्यों पढ़े इसको, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे पैसों की बात थी, ओजस्विनी और अमन के, तो होता क्या था कि मैंने पैसे दिए, अगला भूल गया, अमन भूल गया, बैठा है घर में आराम से सो रहा है, टीवी देख रहा है, एलईडी देख रहा है, मूवीज देख रहा है, पैसे याद नहीं ओजस्विनी के। ओजस्विनी कहाँ जाए भाई, एक तो पैसा दिया,
ऊपर से इसका मिल भी नहीं रहा है, ऊपर से फोन भी कर रहा है तो पिक नहीं कर रहा है। एक तो काइंड ऑफ टॉर्चर हो गया ना वो, कि फोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए देखो, अगर प्रॉमिस हुआ है और अमन ने बोला है मैं मंडे को लौटा दूंगा पैसा, तो एनी हाउ यू हैव टू रिपे दैट अमाउंट। आपको वो अमाउंट रिपे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इट इज योर ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करते हो, वायलेशन करते हो, तो क्या होगा? अब लॉ प्रोटेक्ट करेगा। अब उस पे अप्लाई होगा ओजस्विनी पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस, जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन क्या अप्लाई होंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करेगा? ओजस्विनी को ये बोलेगा कि चलो पैसे दो। ओजस्विनी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना आप पैसे मांग रहे हो अपना? वो तो आपका राइट है बेटा, है ना? और राइट के लिए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है ना हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो द पर्पस टू फुलफिल promises, to make fulfill promises। अपना अपना वादा पूरा करो भाई, जो आपने किया था। अमन, अपना प्रॉमिस पूरा करो, आपने मंडे को बोला था। नाउ ओजस्विनी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द क्लेम ऑफ द अमाउंट। उस अमाउंट के क्लेम के लिए वो कोर्ट में जा सकती है, उसका राइट है। ठीक है, क्योंकि एक ने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, जहां पे कोई दूसरा ड्यूटी नहीं पूरा करता तो वहां पे जो पहला है उसका राइट्स अवेल करने के उसको पूरा अपना राइट मिल जाता है, एक क्लेम करने का उसको राइट मिल जाता है। तो द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू फुलफिल द प्रोमिसेस मेड बाय एवरीवन। जिसने भी एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, बेसिकली अगर हम इसको बिजनेस लॉ बोलते हैं, तो बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटिंग टू द बिजनेस अफेयर्स। ठीक है, ये बिजनेस अफेयर्स में ज्यादा यूज होते हैं। ऐसे थोड़ा ही ना आपने अपने पापा को बोला पापा शाम को चॉकलेट ले आना, प्रॉमिस करो, पापा ने प्रॉमिस कर दिया, वो शाम को बेचारे भूल गए, तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? नहीं जा सकते ना। तो दीज आर द माइनर एग्रीमेंट्स जिन पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई कहाँ होता है? ऐसा भी नहीं है कि ये एग्रीमेंट रिटन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वर्बली भी हो सकता है, ये बाय राइटिंग भी हो सकता है, बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं, और बाय कंडक्ट भी कर सकते हैं। बाय कंडक्ट भी होता है ये, जब हम गो थ्रू करेंगे तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे आई विल टेल यू कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, अब तो सबसे पहले देखो द पर्पस क्या है इसका, कि जिसने जो जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करो। अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद अस, वी हैव जो हमें पावर देता है कि हम अपने राइट्स को यूज कर सके इसके थ्रू। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर काम एग्रीमेंट के थ्रू होता है, सारा काम रिटन में होता है। ठीक है, और जब रिटन में होगा तो क्या होगा? वहां पे एवरीबडी विल बी बाउंड टू फुलफिल हिज और हर प्रोमिसेस। हर कोई अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए बाउंड होगा। नाउ जिसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो सबसे पहले क्या हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, है ना? क्योंकि इसका टाइटल ही बता रहा है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स उससे पहले पढ़नी पड़ेंगे। और वो कौन सी टर्म है हम इस चार्ट के थ्रू जानते हैं। आप एक चार्ट बना लीजिए अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है प्रपोजल। और प्रपोजल है क्या? आप अभी सब कुछ भूल जाइए, मैं ना आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं, आपके दिमाग के हिसाब से पढ़ाऊंगी। आप जब बुक उठाएंगे, जो जो मैं लिखवाऊंगी आपको, जब आप वो पढ़ोगे आप खुद पे खुद पढ़ते चले जाओगे। एक सिस्टमेटिक उसमें पढ़ना पड़ेगा हमको इसको। देखो ऐसे थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उठ और कॉन्ट्रैक्ट बन गया साइन करे। उससे पहले की फॉर्मेलिटीज क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सपोज दो पर्सन है ए और बी, सबसे पहले माइंड में हमारे क्या आएगा? सबसे पहले
सपोज मुझे मेरा ये मोबाइल है, मुझे ये सेल करना है, सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा? प्रॉफिट। ऑफर देना। क्या आएगा? सॉरी, प्रॉफिट। नो। हाँ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो प्रॉफिट लॉस सबसे पहले दिमाग में रहता है। ऑफर, ऑफर देंगे पहले तो। ऑफर तो ऑफर देंगे, सबसे पहले एक व्यू आएगा, एक विचार आएगा, थॉट आएगा, और वो थॉट क्या होगा? आई वॉन्ट टू सेल दिस मोबाइल। मैं ये मोबाइल बेचना चाहती हूँ। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, उसमें व्यू वर्ड देखना, एक व्यू आएगा सबसे पहले। और व्यू क्या होता है? एक विचार होता है, थॉट होता है। और ये सेल करना चाहती हूँ किसको? चलो खैर, प्रपोजल बाद में पढ़ेंगे। अब हम प्रपोजल आ गया हमारे उसमें, उसके बाद की जो स्टेज होती है, प्रपोज कर दिया हमने, प्रपोजल दे दिया दूसरे को, ठीक है। जब हम प्रपोजल कर देते हैं, बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रपोजल कर दिया है, किसी को ऑफर कर दिया है, मैं ये अपनी जो मेरी गाड़ी है, जो मेरी ये वैगनार है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो बी का ऑफर क्या आएगा? क्या? दूसरे का क्या होगा? एक्सेप्टेंस, ठीक है, मैं इसको ले लूंगा। और जब एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद की क्या स्टेज आएगी? प्रॉमिस। प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस हो गया उसके बाद की, तो यहाँ पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या बन गया? जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल गए तो क्या बन गया? इजिकल टू प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना अभी? क्या बना है? प्रॉमिस बनाया अभी तो। अभी तो प्रॉमिस ही बना है, अभी तो यहाँ तक ही पहुंचे हैं, अभी तो क्लेम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी तो राइट्स वो अवेल ही नहीं कर पाएंगे हम जो है। अब प्रॉमिस में एक होता है कंसिडरेशन, कितने में बेच रहे हो उसको? अपनी वेगनार कितने में बेच रहे हो बी को? ए अपनी वेगनार कितने में बेच रहा है बी को? 4 लाख में। ये 4 लाख ए के लिए कंसिडरेशन है, और वो जो कार है वो बी के लिए कंसिडरेशन। तो प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी भी कुछ कमी रह गई है, बहुत कमी रह गई है। क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दे आर कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जब हम पढ़ेंगे इस टर्म को, कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, नो नीड की भी कॉन्ट्रैक्ट हो, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है। अब एग्रीमेंट प्लस और ऐसी क्या चीज ऐड हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए? लॉ। एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी, लो तो बनेगा बेटा अभी। एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? दिस इज वेरी हैवी टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं। एनफोर्सिबिलिटी वो होती है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने शाम को पापा से बोला चॉकलेट ले आओ, पापा भूल गए, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते आप। लेकिन अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं और एग्रीमेंट हुआ है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अपने आप को एक लीगल फोर्स के अंदर रख दिया है, एक लीगल रिलेशन हमने क्रिएट किया है आपस में। लेकिन सोशल रिलेशन की बात नहीं हो रही है वहां पे, सिर्फ बात किसकी हो रही है? जो लीगल रिलेशन हमने क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और जहां लीगल रिलेशन क्रिएट होगा, इसका मतलब एनफोर्सेबिलिटी है, आप अपने राइट को एनफोर्स करा सकते हो। यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम एनी अमाउंट, टू क्लेम एनी राइट। अब क्या बन गया? ये सारी चीजें जब होंगी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। कॉन्ट्रैक्ट सब पूछते हैं ना, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, और अगर आपने ये सारे टर्म्स गो थ्रू कर लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, लेकिन उसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे अब हम, है ना। और ऐसा भी नहीं है, आप कोई भी एक्ट अगर हम लेते हैं, जनरली क्या होता है, उस एक्ट के सेक्शन 2 को डेफिनेशन क्लोज बोलते हैं। जितनी भी इन सब के डेफिनेशन मिलेगी ना आपको, सेक्शन 2 में मिलेगी बेटा। सेक्शन 2 A B C D E F करके होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारे डेफिनेशन अगर आपने स्टेज, सबसे पहले स्टेज कौन सी आती है, प्रपोजल की, प्रपोजल किया, उसके बाद स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की, तो ये आपको डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2A में, ये मिलेगी B में। आप खोल के देखो, यू हैव एक्ट विद यू, एक्ट है आपका, आपके पास बेयर एक्ट है आपका, नहीं है, स्टडी मेट है, व्हाट यू हैव विद यू राइट नाउ, नथिंग, ओनली पेन एंड कॉपी। क्या है अभी आपके पास, स्टडी मटेरियल ले रहे हो अपना? नो। यस मैम। स्टडी मैट में खोल के देखिए डेफिनेशन, खोलो देखो, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लास। मैं बता दूं आपको क्या क्या आपको लेके बैठना पड़ेगा। जो बेसिक चीज है, आप अपने स्टडी मेट के साथ बैठेंगे, और एक बेयर एक्ट होता है। बेयर एक्ट का मतलब होता है दैट इज नॉट ए बुक रिटन बाय एनी ऑथर। वो एक कोई बुक नहीं होती है, वो पार्लियामेंट के थ्रू पास किए गए जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, बेसिक सेक्शंस होंगे उसमें। ठीक है, जो ये हम पढ़ेंगे वो सारा आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे बेयर एक्ट से आएंगे। तो इट इज फॉर यू कि जब भी आप लॉ की क्लास करने आएंगे, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट आपका स्टडी मैट, दूसरा आपका बेयर एक्ट। और दोनों चीजों को आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आप इनको खरीदो, ठीक है, तो आप इनका क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो बेटा। क्योंकि जब मैं कहूंगी कि सी द सेक्शन, इस सेक्शन में देखो ये शब्द लिखा है, आप कहां देखोगे, नहीं देख पाओगे ना। तो लिख लीजिए, कल से जब जब कल क्लास होगी या नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अमन, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. एंड रितु, आई एम ऑडिबल बेटा? यस मैम। ठीक है, तो दो चीजें मैंने कौन कौन सी बताई है रितु, क्या क्या होना चाहिए आपके पास? चीनी घेर दे रहे, ऐसे नहीं, सीरियसली बैठना पड़ेगा क्लास में, ठीक है, केयरलेस एटीट्यूड के साथ नहीं बैठोगे। आधा सामान लिया और आधा छोड़ दिया, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, टिप्स पे। लेकिन आपको एक तो पूरा क्लास में बैठे हो तो क्लास में ही फोकस होना चाहिए। ये स्टेजेस में कल सुनूं, सबसे पहले प्रपोजल आएगा। आप प्रपोजल तो कर, हाउ टू प्रपोज, प्रपोज करना तो सभी जानते होंगे, कैसे प्रपोज किया जाता है, आई लाइक कर देना किसी को। यस, ऑफर देना। उसके बाद अब तेरी हाँ है बाकी, एक्सेप्टेंस, है ना। अब हाँ भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी हो गया, अब क्या बचा, प्रॉमिस। प्रॉमिस बचा। कुछ ऐसे प्रोमिस होते हैं जो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हो गया, वो एक दूसरे के प्रॉमिस के लिए, राइट। और फिर एनफोर्सेबिलिटी, हाँ ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी दैट मींस नाउ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। हमने जो एग्रीमेंट में एंटर किया है तो किस इंटेंशन के साथ किया है, टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन के लिए, है ना। तो वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इफ यू आर वायलेटेड एनी लॉ, एनी प्रोविजन विच आर रिटन इन एग्रीमेंट। और देखो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें इस क्लास में होंगी, ऐसी बातें होंगी
आप सिर्फ एग्जाम से पहले अपनी बुक उठा लेना, अपने नोट्स उठा लेना, उसके बीच में आपको सिर्फ क्लास कर लेना, मेरी ये रिक्वायरमेंट है बस। और जब क्लास करोगे तो उसे ध्यान से करना, क्योंकि हम इनको कैसे पढ़ेंगे, ABCD डेफिनेशन तो लर्न हो गई, कहाँ है, अगर वो पूछता है वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, आप कहाँ टिक करोगे, सेक्शन 2A, लो पता चल गया, प्रपोजल सबसे पहले है, ए में है, वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2A B C D, आपको ऑप्शन दे दिया, कहाँ है, बी, पता है हमें, प्रॉमिस कहाँ है, कंसिडरेशन कहाँ है, सब सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट अब बना लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, हम जो भी पढ़ेंगे, देखो बेटा, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी स्टडी के लिए आप अपनी सिंसियरिटी खुद ही दिखाएंगे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पेज पलटने के लिए नहीं पढ़ना है हमें कि पेज पलट दिए, लो मेरे हो गए 15 पेज पढ़ दिया आज तो मैंने ना, आप अपने लिए पढ़ेंगे, आप एक लाइन भी पढ़ रहे हैं सफिशिएंट है, लेकिन उस लाइन को पढ़ो। अगर आज आपने प्रपोजल की डेफिनेशन ली है तो उस प्रपोजल की डेफिनेशन को आप पढ़िए, आपको आज और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप आज का मेरा आउटपुट क्या है, आज का मेरा आउटपुट है ओनली द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, बस छुट्टी, उसको पढ़ लो। और हम उसे कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन 2A का जो हेडिंग है, अभी आप खोल सकते हो अपना स्टडी मैट या बेयर एक्ट, खोल सकते हो, वो बात करता है प्रपोजल की, खोलिए देखिए PDF, आप अपना गूगल कीजिए और उस गूगल में देखिए सेक्शन 2A अभी डाल लीजिए फिलहाल के लिए, आज पूरे दिन भर का आपका काम होगा क्या, बेयर एक्ट का PDF डाउनलोड करोगे, ठीक है। बेयर एक्ट लिख लीजिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विद अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके साथ का, और एक आप अपना स्टडी बैट अपने साथ रखोगे, ये दो चीजें, और अपनी पेन, अपना कलम और अपने कॉपी, जिसमें आप नोट्स बनाओगे, क्लास नोट्स, ठीक है। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास जब क्लास होगी लॉ की, हो आपके पास ये बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि सी द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, कौन पढ़ेगा इस डेफिनेशन को, रितिका, ओजस्विनी, रितु, अमन अली, कौन पढ़ेगा इस डेफिनेशन को, टेल मी, पढ़ सकते हो अभी या मैं ही पढ़ूं, शुरू हो गया हमारा, ये मानो स्टार्ट कर दिया हमने अब, वो तो बैकग्राउंड थी, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, जो हमने 30 मिनट्स लिए, जिसमें ओजस्विनी आप पढ़ो बेटा, प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन आप लोग ही पढ़ोगे, आई विल इंटरप्रेट, और हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब एक्ट पढ़ेंगे, जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करने पड़ेंगे कुछ वर्ड्स आपको। आप बेयर एक्ट ले रहे हो बेटा, ओजस्विनी मुझे दिखाओ इसका पहला पेज, आप इसे ऐसे करके दिखाओ मुझे, इंस्टीट्यूट की बुक है और बाकी वेर है। यस बेयर एक्ट को खोलो बेटा, इस बेयर एक्ट को खोलो, सेक्शन 2 देखो, इसमें डेफिनेशंस लिखा होगा, इंडेक्स में जाओ, रितु, अमन अली, आप लोग भी अपनी सारी बुक्स, अपने एक्ट लेके बैठोगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, इफ सी इज रीडिंग यू ऑल्सो हैव टू फिंगर आउट, देखो सी, आप लोगों को डायरेक्ट देखना भी आना चाहिए, मैं आपको बता दूं कैसे देखते हैं किसी भी बुक को, अगर हमें कोई भी टॉपिक देखना है, कुछ भी देखना है, मैं कह रही हूँ सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज होता है हर एक्ट का, ठीक है, तो आप इंडेक्स में जाके सेक्शन 2 ओ सॉरी डेफिनेशंस देखोगे, और डेफिनेशंस कहाँ लिखी हुई है वो उस पेज पे जाओगे आप, पेज पेज भी होते हैं इंडेक्स में, पेजेस भी होते हैं, तो इंडेक्स में देखो डेफिनेशंस क्लोज होता है सेक्शन 2, ठीक है, उसको देखो किस पेज पर है स्टडी मैट पे, चलिए आप लोग इसको पढ़ लेना, हम इसे मैं ही पढ़ा, मैं बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आज के बाद मुझे डायरेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस हो गया हमारा, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स सी इन नेक्स्ट क्लास कि आप लोग लेके बैठते हैं कि नहीं बैठते, ठीक है? सी, अ पर्सन इज सेट टू मेक ए प्रपोजल। डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, सुनेंगे सभी। ओजस्विनी रहने दो बेटा, अभी आप मुझे सुनेंगे सिर्फ अभी। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. When a person signifies, एक वर्ड है signifies, इसमें उसको अंडरलाइन करेंगे। आप वर्ड लिख लीजिए, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इन सबको अंडरलाइन करना है। When a person signifies, signifies का मतलब होता है बताता है, कहता है, क्या? टू अनदर, दूसरे व्यक्ति को। ए कह रहा है बी को, ए बी को कह रहा है, signifies to another his willingness, willingness इच्छा, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को। ए ने बी को बोला है मेरी जो ये गाड़ी है ये मैं बेचना चाहता हूं। सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ ना करने की। विद ए व्यू, किस विचार के साथ? व्यू, व्यू वर्ड को भी आप अंडरलाइन करेंगे, जो मैंने बोला था ना, एक थॉट, एक व्यू। विद अ व्यू to obtaining the assent of that other, to obtaining the assent is an obtaining the assent of the other person। टू obtain the assent का मतलब होता है सहमति, कंसेंट, ठीक है? तो हमने किस चीज के लिए? जब कोई व्यक्ति ए, when a person signifies, बताता है, टू अनदर, दूसरे किसी व्यक्ति को, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा। कौन सी इच्छा हुई थी हमारी? अपनी, हमारी कौन सी विलिंगनेस हुई थी कि हम इस, मैं इस ए की क्या इच्छा हुई थी कि इस गाड़ी को सेल करना है बी को, ठीक है? और इच्छा ही नहीं, सिर्फ इच्छा के साथ साथ क्या? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, बी की सहमति भी लेना इस पे। अगर बी ने मना कर दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? प्रपोजल हुआ? प्रपोजल तो हुआ, एक्सेप्टेंस आई नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ, वो चीज वहीं खत्म हो गई, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पे? इस विलिंगनेस के साथ बी को बोला है कि आई वांट टू सेल दिस कार टू यू इन ₹4 लाख। अब बी ने क्या बोला? यस आई विल, हाँ मैं ले लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस आई विल, मैं इसको ले लूंगा, ठीक है? लेकिन दो दोस्त बैठे हैं, ओजस्विनी और रितिका बैठी है। ओजस्विनी बोला यार ये कॉन्ट्रैक्ट की बुक है, ये बेचनी है मुझे, 400 में बेच दूंगी।
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये प्रपोजल हुआ वैलिड प्रपोजल? सोचिए आप, Yes. तो ना आपको सोचना पड़ेगा। ओजस्विनी ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट की बुक है, मैं इसे बेचना चाहती हूँ 400 में, और बैठे हैं दोनों दोस्त। क्या ये प्रपोजल हुआ? हाँ। नो। कंफर्मेशन तो नहीं है ना मेरी साइड से कि मुझे बेचनी है वो कपड़े। देखो सी, मैं कह रही हूं ए और बी बैठे हैं, एक यहाँ ए और बी बैठे हैं। ए ने बी को बोला आई वांट टू सेल माय बुक इन ₹400 क्रॉस, इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। अब वैलिड क्या होगा? ये ए ने बी को बोला आई वांट टू सेल माय दिस बुक in ₹400, will you purchase it? Will you purchase it? मैंने क्या क्या लाइन मैंने इंटरलाइन करवाई थी? With a view to obtain the assent of others. आपने दूसरे की सहमति ली पहले वाले सेंटेंस में? जो पहले वाला ऑफर आपने बनाया, आपने उसमें लिया नहीं ना? हमने किस में पूछा उससे? Will you purchase it? क्या आप लोगे? सेकंड वाले में will you purchase it, क्या आप इसको लेंगे? तो इट इज वैलिड प्रपोजल बेटा। यही क्वेश्चन आपके आने हैं। देखो आप तो लगाते टिक, उसमें एमसीक्यूज आएगा ना। आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है। जब मैं एक एक वर्ड को अंडरलाइन करा रही हूँ, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव क्या होता है? यू हैव टू राइट 1 or 2 पैराग्राफ, ठीक है? यस। में भी आपको ये चीजें लिखनी होंगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज वैलिड प्रपोजल? अगर सिर्फ ए और बी को कह रहा है कि आई वांट टू सेल माय बुक इन ₹400, इट इज वैलिड प्रपोजल? नो, है ही नहीं। कौन सा है वैलिड प्रपोजल? सेकंड। सेकंड। क्यों? क्या फर्क है दोनों में? आप ही बताएंगे। देखो क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा। यस, क्योंकि ऐसे हम क्योंकि- डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि प्रपोजल व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर्स। दूसरे की सहमति भी तो चाहिए उसमें, कि अपनी तरफ से फेंक दिया यस आई लव यू, अगला एक्सेप्ट करे ना करे छोड़ दिया। अब हमें उसकी हाँ भी तो जाननी है भाई। विल यू एक्सेप्ट मी? विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर? आर यू गेटिंग? तो डेफिनेशन Yes, और देखो बेटा डायरेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई, वरना आज ही आपको ये टिप्स पे आ जाती सारी। ये 2-4 वर्ड्स याद करने हैं डेफिनेशन में बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरा भी है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ही प्रॉमिस नहीं कर सकता एक हाथ से, अच्छा ये पेन मैं अपने आप को बेचना चाहती हूँ, ये इसमें ले लिया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ही खरीद या बेच नहीं सकता कोई भी सामान। उसके लिए हमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, कि एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पार्टीज, ठीक है? 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। टू अनदर वर्ड यूज हुआ इसमें, टू अनदर, अपने आप को नहीं कर सकते हम। हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस कौन सी थी? इस कार की 4 लाख में बेचना है। अगर सिर्फ ए और बी को कह देते कि यार मैं ये अपनी गाड़ी ना 4 लाख में बेचना चाहता हूँ, वैलिड प्रपोजल है? क्यों? क्योंकि इसमें कंसेंट मौजूद। यस, वेरी गुड। आ गया ना समझ खुद से खुद ही। और अगर ये कह रहा है ए, आई वांट टू सेल माय दिस कार इन 4 लाख रुपीस, विल यू परचेज इट नाउ? ये ऑफर है, प्रपोजल है। इट इज वैलिड ऑफर। तो हम बात किस पे करेंगे इसमें?
वैलिड पे करेंगे, इनवैलिड की जगह नहीं है इसमें, ठीक है। हम सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और कैसे होता है, दिस इज होमवर्क फॉर यू कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सिर्फ प्रपोजल पढ़ना है आज, वो भी डेफिनेशन, और आज आपको कुछ नहीं करना है। और से व्हेन इट वाज एप्लीकेबल, ये कब, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 'This is the date to enforce of this act, 1 September 1872, मेंशन कर लीजिए कहीं भी। और जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं आपको, यू हैव टू टेक विद यू ऑल दीज 4 दीज थिंग्स। कौन कौन सी बताई हैं मैंने रितिका? फर्स्ट, क्या क्या आपको आपके साथ लेके बैठना है? स्टडी मैट और बियर फोर्स है। यस, ठीक है, क्योंकि आपको वरना डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। आज तो ये मैंने बता दिया, इसलिए आपको इजीली समझ आ गया है, ठीक है। लेकिन आगे आगे और भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो लीगल लैंग्वेज है, कुछ ऐसी लीगल टर्म्स हैं जिनको हमें लिख करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अमन, अमन, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाया आपने चार्ट? Yes, ma'am. ओके, क्या चार्ट बनाया बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? Proposal. प्रपोजल कैसे करते हैं अमन? आपको तो पता होगा हाउ टू प्रपोज। मैम क्या नहीं, वैसे अच्छा वैसे बता देता। ये मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि आप हंसे इसमें, बस मैंने तो ये बोला है कि हाउ टू प्रपोज, ये तो पता ही होगा। मैम किसी को मतलब ऑफर करना चीज को। कैसे ऑफर किया है आज तक? मैम मतलब जैसे कि हमें कुछ चीज बेचना हो तो उसको हम कहें कि हम मतलब। हम तुम्हें पसंद करते हैं। यस मैम। हाय हाय, और एक्सेप्टेंस अब तेरी हाँ है बाकी। अब बता, वो हाँ जो है ना, दैट इज एसेंट टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन। आप दूसरे व्यक्ति की हाँ ले रहे हो और अगर उसने ना कर दिया, क्या होगा? मैम वो बात नहीं, होएगा ही नहीं फिर। क्या मैं फिर किसी और प्रॉमिस को ही नहीं ट्राई हो करेगी? पाएगा। ठीक है, ये क्लास है ना? ओके। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज सेकंड स्टेज? सेकंड तो मैम आपने ही बता दी, मैं तो फर्स्ट पे ही था अभी। यस मैम, मैम सेकंड तो प्रॉमिस ही होएगा। सेकंड प्रॉमिस कहाँ हो गया? अभी प्रॉमिस पे कहाँ पहुंच गए? अभी घूमने फिरने की बात कैसे कर रहे हो? अभी हाँ तो ले लो पहले। यस मैम, वो तो फिर मैम जब एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फिर सेकंड। चलिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉमिस आ गया। अब प्रॉमिस आ गया ना, अब जब यस प्रपोजल और मैम। एक्सेप्टेंस हो गए, अब यस मैम। प्रॉमिस आ गया। और अगर कोई ना करेगा, हाँ करके कोई ना करेगा, तो वो तो फिर तो क्या फिर हो मैम। गया? क्योंकि फिर क्या बेटा, फिर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारे पास टू प्रोटेक्ट अस। ऐसा थोड़ा ही ना कि जब चाह जज्बात से खेला, जब चाह दिल तोड़ दिया, है ना? हमारे यस पास मैम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ है हमारे पास, ऐसे नहीं जाने देंगे। वादा खिलाफी नहीं होगी किसी की किसी के साथ, ठीक है। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, टू रिमाइंड द ड्यूटीज, किसी को एक बार हाँ बोल दी, डोंट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स, अपने शब्दों से फिर वापस मत जाओ, ठीक है। चलिए, अब कंसिडरेशन देखो, कुछ ऐसे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, आप पढ़ोगे इसमें। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? एक प्रोमिस दूसरे के साथ, ठीक है। प्रोमिस भी एक दूसरे, देखो मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट की, बहुत मजा आता है इस क्लास में, आपको बता दूं। हम सीरियसली भी पढ़ेंगे इसमें और इसकी इंपॉर्टेंस भी जानेंगे कि क्या है, ठीक है। बोरिंग नहीं कर रही हमें क्लास, अकाउंट्स की तरह में बोरिंग नहीं करनी, ठीक है। तो आज समझ आया जो ये पढ़ाया?
लिखा भी होगा। दिस वाज इंट्रोडक्टरी क्लास, आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताया कि कैसे लॉ बना, क्या हुआ, ठीक है। टू कंडक्ट, ये हमेशा याद रखना, अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज लॉ, तो यू हैव टू राइट व्हाट इज लॉ इज सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज टू कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए सब चीजें होती हैं। फिर हमने व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ये पढ़ा, एंड नाउ द स्टेज, दिस चार्ट आप सबने बना ही लिया होगा। और ये सारा डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, ये डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। और ये सबको आता है कि हाउ टू प्रपोज, ये किसी को कहने वाली बात नहीं होती है ना। चलिए इस क्लास को अब हम आज कुछ, बिकॉज फेस्टिवल भी है, तो फॉर दैट आई से टू यू दैट हैप्पी राखी, ओके। और अब हम इस क्लास को एंड करेंगे, राइट। चले, वादा खिलाफी नहीं करेगा कोई भी, अपने अपने प्रोमिसेस को याद रखेंगे जो आज किया गया है क्लास में, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू थैंक यू मैम। ओके बेटा।